नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा सकती है। भोपाल लोकसभा सीट के लिए मंत्री चेतन कश्यप और जयभान सिंह पवैया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और भोपाल के स्थानीय नेताओं से रायशुमारी की। इस दौरान भोपाल सीट के लिए बीजेपी के कई नेता दावेदारी भी जताने पहुंचे। रायशुमारी के लिए कार्यकर्ताओं से तीन नाम मांगे। इसके बाद प्रदेश भर से आए नाम पर प्रदेश नेतृत्व पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। केंद्रीय नेतृत्व अंतिम उम्मीदवार तय करके घोषित करेंगे। भोपाल सीट पर बीजेपी रायशुमारी के जहां दावेदार सक्रिय होने के साथ ही इस पर सियासत गर्मा गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग अंतिम तैयारी में जुटा है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इधर भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी की रायशुमारी होते ही चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी इसे अपने गढ़ में किसे चुनाव लड़ाएगा। बता दें, पिछली बार 2019 में भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जीत दर्ज की थी। उनके सामने चुनौती देने उतरे कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी बीजेपी यहां किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। हालांकि अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस पर विचार विमर्श कर रहा है। लगातार माननीय अध्यक्ष जी की बैठक हो रही है। हमारा शीर्ष नेता इस पर विचार मंथन कर रहा है कि कौन कहां से प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का वो होगा जो जमीनी स्तर से बिल्कुल जुड़ा होगा, जो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छल झूठ के बल पर चुनाव जीता, मशीनी जनादेश के बल पर जुटा, उनके यहाँ केवल एक ही काम है भारतीय जनता पार्टी का, भोजन बैठक और विश्राम। वादे पूरे करने नहीं है, जनता के लिए केवल वादा खिलाफी रहती है। तो हम ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो जमीनी स्तर से संघर्ष करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जो जीतने का निश्चित तौर पर मादा रखते हैं। आज भोपाल संसदीय सीट के प्रत्याशी के बारे में पार्टी के द्वारा रायशुमारी का प्रयोजन रखा गया था और उसमें जयभान सिंह जी पवैया वो मेरे द्वारा भोपाल नगर, भोपाल ग्रामीण व सीहोर विधानसभा क्षेत्र से रायशुमारी ली गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आकलन करने के पश्चात में निर्णय लेती है। उसी परंपरा का यह एक भाग है। भोपाल लोकसभा सीट राज्य की राजधानी में स्थित है। यह सीट हमेशा से वीआईपी रही है। इसी सीट ने मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया और देश को 9वां राष्ट्रपति भी दिया। लिहाजा इस संसदीय सीट का इतिहास दिलचस्प रहा है। यहाँ हुए 16 आम चुनाव में से 9 बार बीजेपी जीती है। सवाल ये है कि क्या इस बार यहाँ का इतिहास बदलेगा? डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर भोपाल। लोकसभा चुनाव 2000 कभी नवाबों का शहर रहा भोपाल, अब बीजेपी का गढ़। बीजेपी का अब भी किला है भोपाल लोक सीट। 1989 से 2019 तक लगातार बीजेपी की जीत। आखिरी बार 1984 के चुनाव जीती थी कांग्रेस। भोपाल लोकसभा सीट का जाति समीकरण करीब 26,79,574 की आबादी, 23.71% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की जुड़ी है। 76.29% शहरी इलाके के मतदाता। भोपाल में 15.38% अनुसूचित जाति, 2.79% अजजा वर्ग के मतदाता। भोपाल में 20 से 25% मुस्लिम वोटर। भोपाल लोकसभा सीट का सियासी समीकरण 1957 कांग्रेस मैमुना सुल्तान, 1962 कांग्रेस मैमुना सुल्तान, 1967 जनसंघ जे आर जोशी, 1971 कांग्रेस
शंकर दयाल शर्मा। 1977 बीएलडी आरिफ बैग। 1980 कांग्रेस शंकर दयाल शर्मा। 1984 कांग्रेस KN प्रधान। 1989 बीजेपी सुशील चंद्र। 1991 बीजेपी सुशील चंद्र। 1996 बीजेपी सुशील चंद्र। 1998 बीजेपी सुशील चंद्र। 1999 बीजेपी उमा भारती। 2004 बीजेपी कैलाश जोशी। 2009 बीजेपी कैलाश जोशी। 2014 बीजेपी आलोक संजर। 2019 बीजेपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो आज इन्हीं तैयारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। नवाबों और बेगमों के शहर भोपाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और किसको टिकट दिया जाए, बीजेपी किस उम्मीदवार को खड़ा करे, इस पर तमाम मंथन चल रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, फरहाना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, AL द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे कि अगर जो सीटों पर प्रत्याशियों के चयन की बात हो तो दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियां बहुत ही चूजी हो जाती हैं। कहती हैं कि सर्वे को आधार माना गया है, ये आधार माना गया है, वो आधार माना गया है, लेकिन अब आधार क्या है ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वंदना त्रिपाठी जी आपसे कि आपकी पार्टी बड़ी ही अनुशासित मानी जाती है बीजेपी, और उसमें जो भी प्रत्याशियों का चयन होता है बड़ा सोच समझ कर किया जाता है, ऐसा माना जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि प्रत्याशियों के चयन का, इस समय लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें प्रत्याशियों के चयन का आधार क्या है? क्या कोई सर्वे कराया जा रहा है या फिर क्या है ये प्रत्याशियों के चयन का इस बार का जो भी तैयारी है प्रत्याशियों के चयन को लेकर के? सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि आज जो हमारी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई थी उसमें हमारे चुनाव के प्रभारी श्री महेंद्र सिंह जी, श्री सतीश उपाध्याय जी, साथ ही साथ हमारे सभी समस्त क्लस्टरों के हेड, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सह संगठन महामंत्री श्री हितनंद जी, श्री अजय जामवाल जी, भाई साहब, और ऐसे बहुत सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता गण और पदाधिकारी शामिल थे। कहीं ना कहीं हम रायशुमारी करा रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए, और रायशुमारी करा के हमने ये तय किया है कि हम अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेंगे। हमारा जो प्रदेश का संसदीय बोर्ड है वो एक रायशुमारी क्लस्टर हेड्स जो है या जो तय किए गए नेता है वो रायशुमारी करके केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लिस्ट भेजेगी, और वहां से जो हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड निर्णय लेगा उसी व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में उतारा जाएगा। अब जब हम रायशुमारी की बात करते हैं तो वो उसमें हम किन लोगों से राय लेते हैं, वो लोग हैं जो उस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं या हारे हुए विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला कोर कमेटी के सदस्य हैं, जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष और वहां पे निवासरत राष्ट्रीय पदाधिकारी। इस प्रकार के जितने भी लोग हमारे जो वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्ता, सभी से वहां पे एक राय ली जाती है कि आप बताएं कि कौन सा प्रत्याशी इस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए उचित होगा, और उन सब की एक लिस्ट बनाकर प्रदेश संसदीय बोर्ड तय करता है कि किन किन नामों को केंद्रीय संसदीय बोर्ड तक भेजा जाना है। फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर अंतिम मुहर लगाता है। तो ये है तरीका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन का। आप जानते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और हम इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं से, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से, सबसे पूछकर राय लेकर तभी किसी निर्णय पर आते हैं। बिल्कुल।
तो इसी चीज के लिए हम रायशुमारी कर रहे हैं। जी जी। फरहाना खान जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। फरहाना खान जी, बीजेपी ने अपनी पूरी बात ये सामने रख दी कि किस तरह से हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है। प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस भी बड़ी सतर्कता बरतती है, लेकिन जो पिछले लोकसभा का रिकॉर्ड है कि 29 में से सिर्फ 1 सीटें उनको प्राप्त हुई हैं, तो कहीं न कहीं चयन पर तो सवाल खड़े हो ही सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल तो कई खड़े होते हैं। सवाल तो ईवीएम पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल तो सरकार की नीति नियत पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल तो कई तरह के हैं। लेकिन ये है ना कि सरकार सुने, सरकार समझे। जिसके पास ईवीएम माता की कृपा हो वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि हम इस बार 270 पार, 2014 में बोलते हैं, 2019 में बोलते हैं इस बार हम 300 पार, अब बोल रहे हैं इस बार हम 400 पार। तो ये भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि इन्हें पहले से पता है इन्होंने क्या मामला सेट कर रखा है और किस तरह से ये सरकार बनाना चाहते हैं। तो खैर ये तो बात थी सवालों की। मैं आ जाती हूँ तैयारियों पर। अभी हमने सुना कि इन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया बताई, और देखिए जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, सबकी प्रक्रिया लगभग सेम होती है। उनकी समिति होती है, उनके विभाग होते हैं, उनके प्रकोष्ठ होते हैं, उनके प्रभारी होते हैं, संसदीय समिति भी होती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये हम कर चुके हैं। जब जैसे ही हमारे अध्यक्ष बदले गए उसके बाद हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री जीतू पटवारी जी, उन्होंने लगातार एक के बाद एक सारे विभागों की, सारे जिला अध्यक्षों की, सारे प्रकोष्ठों की, विधायकों की, पूर्व सांसदों की, सभी की बैठक एक के बाद एक ली। और हमारे जो एआईसीसी से प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के कई दौरे किए और सारी बैठकों में वो शामिल हुए। और उन सारी बैठकों का जो निचोड़ निकल कर आया उनको लेकर के हमने पैनल अपना बना भी लिया है और एआईसीसी को भेज भी दिया है। पैनल में किसी में 1 नाम है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, अलग अलग तरह से जैसे हमें रिव्यूज मिले, और हमने सर्वे भी पहले ही करा चुके हैं। तो लिस्ट हमारी एआईसीसी पहुंच चुकी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है 2 तारीख को राहुल गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तो उस यात्रा के दौरान हम अपनी लिस्ट भी जारी कर दें। तो तैयारियों में या प्रत्याशियों के चयन में कहीं कोई कमी नहीं होती है। कमी कहाँ है ये देश देख रहा है, ये जनता देख रही है। और दिल्ली में जाकर देखिए, जनता उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। और मैं कहती हूँ कि अगर ये वाकई लोकतंत्र को मानते हैं, ये वाकई इतने दूध के धुले हैं, तो एक बार जनता की आवाज भी सुन ले। मन की आवाज सुनाने से नहीं होता है ना कि आप हमेशा जाए टीवी पर बैठकर अपने मन की बात सुनाते रहे। जनता के मन की बात भी सुनिए। जनता क्या बोल रही है उसको समझिए। जनता बोल रही है कि ईवीएम से हमारा भरोसा उठ चुका है और आप चुनाव इस बार बैलेट पेपर से कराएं। एक बार करा कर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एल द्विवेदी जी, तैयारियों में कोई कमी नहीं है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी तैयारियों में कुछ कमी है या प्रत्याशियों के चयन में कुछ गड़बड़ी है। बात घूम फिर करके ईवीएम तक आ जाती है। क्या कहेंगे आप? जी द्विवेदी जी। जी, निश्चित तौर पर देखिए, कुल मिलाकर ये लोकतंत्र है, सभी को यहाँ पे प्रश्न करने की सबको आजादी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लोकतंत्र जब चल रहा है तो किस प्रकार से सीटें का चयन होता है, किस प्रकार से वोटिंग होती है, वोटिंग का क्या परसेंटेज रहता है, ये सब विषयों पर जरूर गौर करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में अभी जैसे देख रहे हैं कि बैठक चल रही है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, उसमें रायशुमारी चल रही है और कांग्रेस भी अपनी एक बैठक करके रायशुमारी करके लोगों को चयन करेगी और उसके बाद उसकी सूची वह केंद्र में जो इनके संगठन के लोग हैं उनको भेजेगी, वहां से फिर सूची बनकर आएगी और वो लिस्ट फाइनल होगी। जी ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं। फरहाना खान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि आपने सारी जो दोष है ईवीएम को दे दिया, अगर ईवीएम की गड़बड़ी से बीजेपी जीतती है तो फिर इंडी गठबंधन बनाने की क्या ज़रूरत है, सीट शेयरिंग की क्या ज़रूरत है, न्याय यात्रा की क्या ज़रूरत है? आखिर ये क्यों किया जा रहा है? आखिर सब करने धरने के बाद भी जब ईवीएम से खेल हो ही जाएगा तो फिर ये तो सारी मेहनत पर पलीता लगाने जैसा हुआ।
तो क्यों ना जोर शोर से पूरी तरह से बिल्कुल सारे कांग्रेस सारा विपक्ष एकदम से सड़क पे आ जाए और कहे कि नहीं हम इस चुनाव का ही बहिष्कार कर दीजिए। जब इस तरह की बेईमानी की आशंका है तो सभी विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करना है। अकेले लड़े बीजेपी, सारी सीटें जीत ले। देखिए आपको मैं बता दूं कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं वो सड़कों पर ही हैं, जनता के बीच जाकर जनता के मन की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर सरकार बनती है तो उनसे उसकी वादे भी कर रहे हैं कि हम। फरहाना जी, हम रोकना चाहेंगे, सरकार कैसे बनेगी बताइए ना। आप कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल हो जा रहा है। सरकार कैसे बनेगी उसके लिए हमारी एक लड़ाई दिल्ली में भी चल रही है। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी ईवीएम के खिलाफ धरने पर बैठे, आपने देखा होगा, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट के कई वकील भी बैठे, आम जनता भी बैठी है, किसान भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार का अगर हम अपने इस पूरे आयोजन में, इस पूरे मुहिम में कामयाब होते हैं तो इस बार के चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। तो देखिए हार अगर निश्चित भी है सामने, तो हम तो कांग्रेस के योद्धा है। हमने जब अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, हम उनसे अपने देश को आजाद कराकर ही माने, तो हम इनके सामने कैसे घुटने टेक देंगे? नहीं तो अंग्रेजों के सामने असहयोग आंदोलन भी तो हुआ था। अगर जो आपकी बातें नहीं मानती हैं तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए, असहयोग कर दीजिए, पूरा विपक्ष असहयोग कर दे। देखिए चुनाव बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ पूरा विपक्ष साथ में आए और चुनाव का बहिष्कार कर दे। हमने तो इस बात की मांग भी उठाई थी कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत हर एक को करनी होगी, सारी जनता को करनी होगी, जितने भी दल है सबको करनी होगी। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रही हैं। पीएम की बात एक चीज मैं सुन नहीं पा रही हूँ वंदना जी। जी वंदना जी, आपकी आवाज जो है, वंदना जी आपकी आवाज जो है प्रॉपर वहाँ नहीं रही। ईवीएम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जी जी, ये ईवीएम शब्द सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का शब्द है और इन लोगों ने इसे पकड़ लिया क्योंकि मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस पार्टी का जो दल है वो अपने आप की बिसात बचा नहीं पाया है, उसने ईवीएम पर सारा दोष मढ़ दिया। राहुल गांधी जी क्यों नहीं ईवीएम का नाम लेते कहीं पे भी? वो तो इतनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी ईवीएम का नाम नहीं लिया कि ईवीएम की वजह से हम हारे या कुछ। आपके खुद के नेता तो लेते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी तो लेते हैं, राज्यों में ये लोग हारते हैं, उन्होंने तो बोला है उस राज्य में ईवीएम दोष नहीं, उस राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव। और जिन राज्यों में आप जीतते हैं वहां पे ईवीएम को क्या हो जाता है, वहां ईवीएम सही चलने लगता है। तो देखिए इस तरह की दोहरी बातें फरहाना जी कृपया करके ना करें। आप भी जानती है कि आप बहुत सारे राज्यों में चुनाव जीतती हैं तो वहां पे ईवीएम आपका साथ दे देता है। तो ईवीएम मैं इस पर बोलना चाहूंगी वंदना जी, आपको जवाब दूंगी मैं। अगर ईवीएम में घोटाला होता तो क्लीन स्वीप कर देते हम कांग्रेस का हर राज्य में। इस तरह की इलॉजिकल बातें कृपया करके ना करा करें, क्योंकि इलॉजिकल है आपकी बात, क्योंकि आपने जीते हैं बहुत सारे राज्य। फरहाना जी सुनने में भी हंसी आती है इस तरह की बातें कि ईवीएम पर आप दोष मत दें। हंसी तो मुझे आ रही है आपकी बातों पर वंदना जी, हंसी तो मुझे आ रही है। तो उसमें आपकी पार्टी को अपनी चिंतन करने की जरूरत है कि भाई एक सीट जीती ना आपने, छिंदवाड़ा में आपने एक सीट जीती ना, विधानसभा में 7 सीटें जीती ना, तो वहां ईवीएम खराब नहीं हुआ था। ईवीएम यहीं पे खराब हो जाता है जब जहां हम लोग जीत जाते हैं, जहां आप लोग जीतते हैं वहां का ईवीएम एकदम सही चलता है। और आप ये जो बैलेट पेपर की बात कर रही हैं, तो जब बैलेट पेपर था तब भी चुनाव हमेशा आपने देखा है कि निष्पक्ष होते थे और ईवीएम के जमाने में भी निष्पक्ष होते हैं। आप क्या चाहती हैं कि सारे प्रशासनिक तंत्र लग जाए चुनाव कराने में? ईवीएम से अगर चुनाव आसानी से, सहजता से, सरलता से, बिना किसी गुंडागर्दी, लूटपाट और ये जो बूथ कैप्चरिंग और ये सब चीजों के अगर निपट रहा है तो आपको देश की शांति नहीं देखी जाती। आप नहीं चाहती कि देश में शांति बहाल रहे? आप लोगों को तो हमेशा काम यही रहा है कि देश की शांति को किसी भी प्रकार से खत्म करो, भंग करो, चाहे उसके लिए जाति के आधार पर लड़ाना पड़े, चाहे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो करना पड़े। जो पार्टी राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है उस पार्टी को आप पानी पी पी कर कोसते हैं। और आपकी पार्टी में जो लोग
ये विश्वास करते हैं कि ये पार्टी राष्ट्र निर्माण कर रही है, ये सनातनी परंपरा पर चल रही है, तो वो आके यहाँ की सदस्यता ले लेते हैं। और यही कारण है कि आज भी आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। फरहाना जी जल्दी से अपना जो घर की फूट है उसे संभालिए। अब मैं बोल लूं, आपका जवाब दे दूं? जल्दी से, समय नहीं है। कांग्रेस भारत हो जाएगा। वंदना जी ने बोला कि जहां हम चुनाव जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम नहीं होता है। तो वंदना जी, आप उठाकर देख लीजिए कि किस किस राज्य में हम चुनाव जीते हैं, तो उनसे कितना वोट बैंक पे फर्क पड़ता है। आप देखिए, हिंदी बेल्ट को पूरा बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। और जो आप बैठकर यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा होता तो क्लीन स्वीप हो जाता, इन्हीं खुद को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए कुछ छोटे मोटे राज्य छोड़ दिए जाते हैं ताकि लोग इस बार ईवीएम पर सवाल ना उठा पाए। ये था मेरा ईवीएम पर। फिर आपने बोला कि क्या प्रशासन शासन सारे तंत्र लग जाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। तो भैया, अगर निष्पक्ष चुनाव करने, अगर जनता को विश्वास में लेकर चुनाव करने हैं, तो क्या फर्क पड़ जाएगा अगर बैलेट से हो जाए, उसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ते लग भी जाए, कम से कम निष्पक्ष चुनाव तो होंगे और जनता को संतुष्टि होगी, सबसे बड़ी बात। रही बात, इन्होंने बोला ईवीएम के चुनाव से गुंडागर्दी और लूट खसोट सारी, आप भूल गई हैं शायद इसी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लूट खसोट गुंडागर्दी के कई सारे मामले सामने आए थे, गोलियां तक चला दी थी आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। तो आप तरह की बात ना करें। और जाति की जो आप बात कर रही हैं, तो यह प्रोपेगेंडा भी आप चलाते हैं, आपकी पार्टी चलाती है, जाति पर चुनाव कराती है, धर्म के नाम पर चुनाव करती है और नए प्रोपेगेंडा लेकर आती है। अब एक नया आंकड़ा लेकर आ गए हैं, 370 वोट इन्हें हर बूथ पर बढ़ाने हैं। इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के साथ क्या किया है? एक आपने मुख्यमंत्री नया बना दिया। आप अगर लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है, तो मुख्यमंत्री भी आपने लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना है। चलिए वंदना जी, फरहाना जी, हमारे पास समय की कमी है। वंदना जी, फरहाना जी, हमारे पास समय की कमी है। एल द्विवेदी जी के पास जाना चाहते हैं। कम शब्दों में हम चाहेंगे, एल द्विवेदी जी हम चाहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात रखें कि दोनों पार्टियां आपस में तैयारियां तो कर रही हैं, ठीक है, तैयारी कर रही हैं, लेकिन ईवीएम बीच में आ जाता है। मध्य प्रदेश में खासकर ईवीएम आ जाता है। क्या कहेंगे इस पर? जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर ईवीएम की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक बार बिना ईवीएम के भी चुनाव करा के देखना चाहिए। अगर इतनी लोकप्रियता अगर देश में है तो उसमें यथार्थ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन अगर नहीं करा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डाउट उत्पन्न होता है आम नागरिक के मन में। तो अगर लोकतांत्रिक देश है तो एक बार बिना ईवीएम का भी अगर चुनाव हो जाए तो उससे सब पारदर्शिता दिख जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव, बगैर ईवीएम के चुनाव हो जाए। फिलहाल समय की अपनी बाध्यताएं हैं, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर गढ़ में दावेदार हैं, दावेदारों का चयन हो रहा है, दोनों पार्टियां चयन कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अपनी अपनी प्रक्रिया है कि हम किस तरीके से अपने प्रत्याशियों का चयन करें। कांग्रेस की अलग प्रक्रिया है, बीजेपी की अलग प्रक्रिया है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, हार क्यों होती है? जो हार जाता है वो ईवीएम राग गाने लगता है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सभी ठीकरे ईवीएम पे फोड़े जाएंगे? आप प्रत्याशियों का चयन कीजिए, अपने दावेदारों का चयन कीजिए, लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो कहीं जीत कहीं हार तो हो ही रही है। ऐसे में सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर जो बार बार विपक्ष ऐसी बातें करता है तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि एक बार बैलेट पेपर से भी चुनाव करा करके देख लिया जाए कि वास्तव में क्या है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।